हेलो। हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं की फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें पिछली क्लास में हमने आपको कूलाम का नियम और उसकी सीमाएं, एकांक आवेश के बारे में पढ़ाया था। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी कूलाम का नियम सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो चलिए हम देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सदिश रूप में तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले समझना होगा कि कूलाम का नियम हमें सदिश रूप में क्यों पढ़ना है और क्या हमें इसकी जरूरत है और क्यों हमें पढ़ना है। तो देखिए, आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था। तो कूलाम के नियम में जो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल आपने पढ़ा था, उसका हमने क्या निकाला था? परिमाण निकाला था। चूंकि आप जानते हैं कि बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो परिमाण के साथ साथ उसके लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो परिमाण तो हमने कूलाम्स लॉ में निकाल लिया था, लेकिन उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमें इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ना होगा, पढ़ना जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये हमने त्रिविमीय आकृति 3D आकृति बना ली है, जिसमें Q1 और Q2 परिमाण के, देखो एक ये वाला एक ये वाला, Q1 और Q2 ये दो बिंदु आवेश हैं, जिनके मूल बिंदु O से पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, देखिए बिंदु O से स्थिति सदिश Q1 का R1 तथा बिंदु O से Q2 का क्या है R2 है। तो ये हमारे स्थिति सदिश हो गए। हमने दोनों आवेशों को मिला दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कूलाम के नियम में दोनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। Q2 आवेश Q1 के ऊपर बल लगा रहा है और Q1 आवेश Q2 के ऊपर बल लगा रहा है, यानी दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे तो विस्थापन तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब Q1 आवेश जब Q2 आवेश Q1 के ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है, तो Q1 के ऊपर बल लगा किस दिशा में? Q1 की दिशा में। तो इसके बल को हम क्या लिखेंगे? बल को लिखेंगे F12 का वेक्टर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए, पहले पर लग रहा है किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो जिस पर बल लग रहा है वो पहले और जो लगा रहा है वो बाद में। तो 1 के ऊपर 2 लगा रहा है, इसलिए लिखेंगे हम F12। इसी प्रकार जब Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा तो 2 पर लगा रहा है और कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखिए इस बल की दिशा ये होगी नीचे साइड, तो हमने यहाँ लिख दिया है F21 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब जब Q2 ने Q1 पर बल लगाया तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही होगी, ठीक है ना। जैसे आप किसी वस्तु को आप ढकेलते हो तो ढकेलोगे तो जिस दिशा में धक्का दोगे उसी दिशा में तो विस्थापित होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे है कि जो Q2 है, Q2 Q1 को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, यानी बल लगा रहा है, खींच नहीं रहा है, लगा रहा है बल, धक्का दे रहा है, तो विस्थापन भी उसी दिशा में होगा। तो 1 का विस्थापन हो रहा है, Q1 का हो रहा है किसके द्वारा? Q2 द्वारा। तो इसके जो एकांक सदिश है
इसका जो एकांक सदिश है या जो विस्थापन है उसको हम क्या लिखेंगे, r12 का वेक्टर। इसी प्रकार जब Q1 Q2 पर बल लगा रहा है तो Q2 अपनी दिशा में नीचे की दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो इसके विस्थापन की दिशा नीचे की ओर होगी, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, r21 का वेक्टर। हम लिखेंगे r21 का वेक्टर। इस प्रकार से हमारा ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट होगा। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि माना वगैरह लिखना कैसा है आपको। तो आप इतना चित्र कंप्लीट करके फिर आप लिखेंगे माना कि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं जिनके मूल बिंदु O से स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। बस आपको इतना ही लिखना है। अब आपको जो विस्थापन सदिश है इनके मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे आइए हम देखते हैं। तब पहले निकालेंगे हम r12 बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, हम निकालेंगे r12 बराबर। तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो इसको हम r2 माइनस r1 लिखेंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है, r1 माइनस r2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए इसलिए हमको ऐसा लिख रहा है इसको कि r1 बराबर r12 बराबर r1 वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा r2 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसमें मोड लगाना चाहें तो मोड भी लगा सकते हैं कि r12 का वेक्टर और मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1 वेक्टर और इसका मापांक और माइनस ये एक साथ रहेगा r1 माइनस r2 वेक्टर और पूरे पे क्या लग जाएगा, मापांक। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तथा आगे चलते हैं, यदि हम r2 की बात करें, r21 वेक्टर बराबर r21 वेक्टर बराबर निकालें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि r2 वेक्टर और माइनस क्या बन जाएगा, r1 वेक्टर। यदि इसको हम मोड में लिखना चाहें तो मोड में भी लिख सकते हैं, क्या बनेगा, r2 वेक्टर और माइनस r1 वेक्टर और पूरे का मापांक। तो इतना आपको यहाँ लिख लेना है क्योंकि ये आगे काम आएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये सब निकालने के बाद फिर निकालेंगे हम अब इनके बल F12 और F21। तो हम क्या लिखेंगे, अब आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला कूलाम बल, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला कूलाम बल। तो देखिएगा क्या होता है, आपको पता है Q2 के कारण Q1 पर कौन सा बल लग रहा है, F12। तो हम निकालेंगे क्या यहाँ, F12। अब F12 बराबर, चूंकि बल सदिश राशि है इसलिए हम और सदिश पोजीशन वेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसका वेक्टर का चिन्ह भी लगाते जाएंगे। तो F12 इक्वल टू, अब आपको पता है कूलाम का नियम होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे कूलाम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे। अब r का मतलब होता है दूरी, हमें चाहिए दूरियां, तो दूरी तो हमारे पास भैया ये तो स्थिति सदिश है, दूरियां तो हमारे पास ये है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो Q2 जब Q1 पर बल लगा रहा है तो इसका एकांक सदिश, इसकी दिशा में एकांक सदिश यानी दूरी या विस्थापन क्या है हमारे पास, r12 है। कितना है भैया, r12। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है r12 का वेक्टर और मापांक लगा फिर क्या कर देना है, होल स्क्वायर, मोड का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है ना, और इनटू। आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा कि जैसे हम क्रॉस वेक्टर निकालते हैं ए क्रॉस बी तो बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन। तो जब भी हम दो सदिशों का गुणा करते हैं या सदिश गुणन निकालते हैं उसमें एकांक सदिश चाहिए पड़ता है। तो इसकी दिशा में हम आप एकांक सदिश लिखेंगे तो एकांक सदिश क्या बन जाएगा आपका, r12 का मापांक, वो सॉरी एक क्या बोलते थे कैप,
एक अंक सदिश, ठीक है। और जहां r12 कैप इक्वल टू क्या होता है, r12 कैप क्या है, Q1 की दिशा में एकांक सदिश है। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जहां r12 कैप Q1 की दिशा में एकांक सदिश है। अब देखिएगा इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा आपका F12 का वेक्टर बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, और ये बन जाएगा आपका R12 का वेक्टर और मोड का स्क्वायर, इतना बन गया। अब आई बात इसकी R12 कैप की, तो ये एकांक सदिश है। तो आपने कक्षा 11वीं में एक सूत्र पढ़ा होगा कि अगर हम ए कैप की वैल्यू निकालें तो ए कैप का सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर और बटे ए वेक्टर का परिमाण, यही होता है ना। तो आपको यहाँ इसी सूत्र के आधार पे आपको चलना है। जैसे ए कैप है तो यहाँ पे क्या है, R12 कैप है, तो ए वेक्टर और बटे ए वेक्टर का मापांक यानी R12 वेक्टर और बटे R12 वेक्टर क्या आ जाएगा, मापांक आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका इनटू R12 वेक्टर और बटे R12 वेक्टर का क्या आएगा, मापांक, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं। तो F12 वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये आएगा आपका Q1 Q2 बटे, अब देखिए ये सिंगल है मापांक और ये दो घातों में है, तो दोनों का गुणा होगा तो मापांक की घात कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा R12 वेक्टर और होल घात कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। अब इनटू इसका देखिए ये क्या है, R12 का वेक्टर, और R12 का वेक्टर देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था ऊपर कि R12 का वेक्टर बराबर R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2। तो आपको ये देखना है, यहाँ पे लिखना है, इसका सूत्र लिखना है R1 वेक्टर और माइनस क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर, और इसको कोष्टक में क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। बस ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। चलिए आगे देखते हैं हम। इसी प्रकार या तथा अब आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल, आवेश Q2 के कारण Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल, तो कूलाम बल तो अब क्या हो जाएगा अपने पास F21, तो निकालना सेम बिल्कुल ऐसा ही है। तो F21 बराबर देखते हैं F21 बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, और विस्थापन इसके लिए क्या है, R21, तो R21 मोड का स्क्वायर इंटू ये आएगा आपका R21 और कैप, जहां R21 क्या है, Q2 की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये बनेगा आपका F21 वेक्टर इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना आएगा, Q1 Q2 बटे ये आ जाएगा आपका R21 वेक्टर और मोड का स्क्वायर इंटू, अच्छा ये R21 का कैप है तो इसका आएगा, हाँ इसमें फिर एकांक सदिश का वही वाला सूत्र लेगा जो हमने पिछले लगाया था। ये बनेगा आपका R21 का वेक्टर और अपॉन कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर और इसका क्या आएगा, मोड। एकांक सदिश का यहाँ पे हमने सूत्र रख दिया। चलिए थोड़ा और इसको हम हल कर लेते हैं। और यहाँ का ये तो आपने देख लिया होगा, इस चित्र को मैं नीचे वाला मिटा रहे जेड अक्ष, ताकि हम यहाँ से पूरा कर सकें। तो देखिए F21
वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये आएगा आपका Q1 Q2 और बटे। अब यहाँ पे देखिए ये R21 का मापांक एक बार है, ये R21 का मापांक पे 2 की घात यानी स्क्वायर है, तो इसका दोनों का गुणा होगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, जैसा पिछला किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R21 वेक्टर और मोड का होल क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब बचा अपने पास क्या R21 का वेक्टर बचा, तो इसके स्थान पे हम वो फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने वहां पे लिखा था। क्या बन जाएगा R2 वेक्टर और माइनस कितना आएगा R1 वेक्टर। ये आ गया, इसको दे दीजिए अब समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें समीकरण 1 व 2 से देखना है। समीकरण 1 व 2 से अब देखिए अब इसमें एक होगा माइनस का और एक होगा प्लस का। देखिए आप परिमाण तो सभी के आपको बराबर दिख रहे हैं, जैसे F1 F12 और F21 में हम देखें तो 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, Q1 Q2 भी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या है R21 का मापांक है और वहां पे क्या है R12 का मापांक है। ठीक है, तो ये चूंकि क्या है ये 12 और 21 ये हमें क्या दिखा रहे हैं कि जे मतलब जो बल है ना वो एक दूसरे क्या लग रहा है विपरीत लग रहा है, विपरीत बल है दोनों। इसके बाद यहाँ पे देखिए R2 माइनस R1 है, वहां पे R1 माइनस R2 है, तो इससे हम कह सकते हैं कि परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशाओं में क्या है दोनों बल विपरीत है। फिर भी हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि मान लो कि Q1 जैसे मान लो Q1 है, ठीक है, और ये Q2 है, तो इनके विस्थापन है तो हम वन को मानने ले रहे हैं कितना वन को, हाँ ये वन वाला है हमारे यहाँ का विस्थापन है, इसको हम कितना मानने ले रहे हैं 4, और जो यहाँ का विस्थापन इसको कितना मान रहे हैं हम 3। ठीक है, R1 को हम 4 मान रहे हैं और R2 को कितना मान रहे हैं 3 मान के चल रहे हैं। तो आप देखिए अगर हम पहले समीकरण की बात करें, ये है ना पहला समीकरण, इसकी बात करें तो ये क्या लिखा है आपका, ये है R1 माइनस R2। R1 माइनस क्या है R2, तो R1 का मान 4 है, R2 का मान 3 है, तो यदि 4 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना आए, वो घन करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो दूरी तो 1 आ रही और यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा धनात्मक है, ये संख्या क्या है धनात्मक है। लेकिन दूसरी यदि हम समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे क्या है R2 माइनस R1, 2 में से क्या घटाना है 1 घटाना है, तो हम 3 में से यदि 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। अब माइनस 1 का घन करेंगे यदि हम तो माइनस 1 ही होगा, लेकिन ये क्या है हमारे पास मोड है, ये क्या है मोड है, तो मापांक के अंदर यदि कोई भी संख्या होती है तो वो हमेशा काय की हो जाती है प्लस। मापांक के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या हो वो हमेशा काय की होती है प्लस की होती है, तो माइनस 1 का घन करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस 1 ही आएगा। तो मतलब दूरी दोनों की क्या है सेम है, यहाँ प्लस 1 आ रही, यहाँ भी दूरी क्या आ रही समीकरण 1 में प्लस 1 आ रही है, दूरी दोनों की सेम है, तो यानी बल का परिमाण क्या हो गया सेम हो गया। दिशा की बात करें तो इधर प्लस का 1 आ रहा था लेकिन इधर माइनस का 1 आ रहा, क्योंकि यहाँ मापांक या मोड का चिन्ह तो है नहीं कि वो प्लस में हो जाए। ठीक है, यहाँ तो कोष्ठक लगा है भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों बल हम जो देख रहे हैं इनका परिमाण तो बराबर है लेकिन जो दिशाएं हैं वो दिशा क्या है विपरीत है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 आना था, 1 का गुणा होगा तो वही का वही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस तो आ जाएगा कि नहीं, इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया कि ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे आप रिजल्ट लिख सकते हो कि अतः ये दोनों बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कूलाम के नियम की वेक्टर पोजीशन सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में ये कंप्लीट हुआ है।
अब एक छोटा सा टॉपिक और है, तो इसी वीडियो में हम टॉपिक लेके चलते हैं छोटा सा, वो है आपका परावैद्युतांक एवं निरपेक्ष विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसी में हमारा अगला टॉपिक है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। या आपेक्षिक विद्युतशीलता छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। वैसे तो यदि आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको बारी बारी से नॉलेज के लिए पूरे टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि एमपी बोर्ड के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। वो लोग भी समझदार हैं, वो लोग जानते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सभी टीचर्स भी बताते हैं। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन पर ध्यान देते बच्चे वो ना देके ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिए जाएं जिन पर बच्चे ध्यान नहीं देते, तो ऐसे क्वेश्चन वो पेपर में देते हैं। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आपको सभी टॉपिक बारी बारी से पढ़ना है, आपको मोस्ट के चक्कर में नहीं बिकना है, आपको तो पूरा सिलेबस कवर करना है। फिर पेपर आएगा तो कहां से आएगा, छोटे बड़े मोस्ट अनमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हो आपको तो सभी क्वेश्चन कवर करना है। हम इसी चैनल पर आपको पूरे क्वेश्चन कवर कराएंगे और दिसंबर के लगभग लास्ट दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस आपसे हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको जहां समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो समझ में ना आए उसके लिए कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, जो भी आप कहोगे उसको हम बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि आप जितने ज्यादा शेयर करोगे उतने ही बच्चों का भविष्य बनेगा। ठीक है, तो यदि आपके हाथों से किसी की भलाई होती है तो तुम्हारा क्या जाएगा करने में, कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की, और हमारा टॉपिक है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। किसे कहते हैं ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको याद होगा कि हमने एसआई पद्धति में वायु या निर्वात में कूलाम का एक नियम, मतलब कूलाम का हमने एक सूत्र निकाला था। क्या निकाला था आपको पता होगा, वायु या निर्वात में। तो आपको यहां लिखना है वायु या निर्वात में कूलाम के नियम से। ठीक है, भाषा आप लिखते जाना, क्योंकि बोर्ड पे उतनी भाषा हम कहाँ तक लिखें, हम इसलिए बोलते जाते हैं। तो आप पेन कॉपी निकाल के लिख लिया करें, नोट्स बना लिया करें। ठीक है, हम बोलते जाएंगे, बाकी गणितीय व्याख्या में इसी में लिखते जाएंगे। तो आपको यहाँ लिखना है सबसे पहले वायु या निर्वात में बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। तो एफ ए बराबर कितना होता है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आएगा आपका Q1 Q2 और अपॉन कितना आएगा R स्क्वायर। 21 नंबर कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, फिर आपको लिखना है किसी अन्य माध्यम में बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। तो अन्य माध्यम में कोई भी हो सकता है, जैसे वायु निर्वात तो हमने ले लिया। अब यानी वायु ना हो तो वायु के अलावा अन्य माध्यम भी, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, रबर, कुछ भी हो सकता है, तो वो अन्य माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, तो अन्य माध्यम में तो उसको क्या लिखेंगे हम, लगने वाले बल को Fm। तो Fm बराबर कितना आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन 0 नहीं रखेंगे,
माध्यम के लिए केवल एप्सिलॉन रखेंगे और बाकी वायु या निर्वात के लिए क्या रखेंगे हम एप्सिलॉन 0 रखेंगे। इनटू कितना आएगा Q1 Q2 अपन क्या होगा आर स्क्वायर, समीकरण नंबर कितना आएगा 1 आएगा, सॉरी समीकरण नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 बार 2 में 1 का 2 में 1 में 2 का भाग दे देना है। समीकरण 1 को भागे कितना आएगा 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से आपको भाग देना है। तो भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा देखिएगा एफ ए और बटे क्या आएगा एफ एम इक्वल टू जी आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये बनेगा Q1 Q2 और अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर और पूरे के बटे यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू कितना आएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए कुछ चीजें ऊपर नीचे कट रही हैं, ये वाला तो पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1/एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे क्या बचा है 1/एप्सिलॉन। तो ये नीचे वाला एप्सिलॉन है वो सीधा गुणा होके कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो ये बनेगा आपका कितना एफ ए बटे हो जाएगा एफ एम इक्वल, तो ये आएगा आपका एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, और यही क्या बराबर इसको क्या बोलते हैं हम एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं। एप्सिलॉन आर माना होता आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब इसको इतने को क्या बोलते हैं हम एक नियतांक मानते हैं के बराबर, तो ये हो जाएगा के, तो के बराबर कितना आएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, और बराबर कितना आएगा एप्सिलॉन आर। तो इस के को हम परावैद्युतांक माध्यम बोलते हैं और एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत माध्यम एक ही चीज है, परावैद्युतांक एक ही चीज है। इसको परिभाषित करने के लिए देखिएगा एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन किसी माध्यम में विद्युतशीलता है तथा एप्सिलॉन 0 क्या है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता। और चूंकि ये दोनों काय में है भाग में है तो इसको हम अनुपात भी बोल सकते हैं, तो हम परिभाषा लिख सकते हैं रिजल्ट में अतः किसी माध्यम में विद्युतशीलता और वायु या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना। और इस प्रकार से आज का ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त रहें, बढ़िया घर बैठे और पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।